नाज़रीन, पाकिस्तान ने अफगान मसले के हल के लिए पाकिस्तान के अंदर एक कॉन्फ्रेंस की तजवीज़ पेश की है और अफगान ग्रुपों को दावत दी है कि वो इसमें शरीक हों। लेकिन ताज़ा तरीन इतला ये है कि अफगान हुकूमत ने इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत से इनकार कर दिया है। और इसके अलावा आज फवाद चौधरी साहब जो हमारे वज़ीर इत्तलात हैं, उन्होंने भी एक बयान दिया कि पाकिस्तान की मर्ज़ी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। उनके इस बयान की हकीकत को भी जानेंगे। और ये जो अहम पेशरफ्त है, इस हवाले से एक और अहम बात हुई है कि दिल्ली में अफगान सफ़ीर ने बराह रास्त इंडिया से मदद तलब की है कि वो अफगानिस्तान के मामले के अंदर खुली मुदाखलत करे। अगर भारत खुली मुदाखलत करता है तो अफगानिस्तान के अंदर हालात क्या रुख इख्तियार कर सकते हैं, इस पर आज करेंगे बात और जिक्र करेंगे कि महंगाई का भी जो एक रोज़ाना की बुनियाद पर मामला बढ़ते चले जा रहे हैं। और आज जो अहम मामला हुआ वो है पेट्रोल की कीमत का। और पाकिस्तान के अंदर आज पेट्रोल की फी लीटर कीमत बुलंद तरीन सतह पर पहुंची है पाकिस्तान की तारीख की, यानी कि 118 रुपये कुछ पैसे। और फवाद चौधरी साहब ने कल क्या कहा पाकिस्तान की अहमियत के हवाले से, वो ज़रा सुन लें, फिर उस पर बात आगे बढ़ाते हैं। ग्रेट नेशन पाकिस्तान दुनिया की 5वीं बड़ी कौम है। ये नहीं है कि हमको मजाक नहीं है, इस रीजन में किसी के माई के लाल में जरूरत नहीं है कि हमारे बगैर यहाँ पे फैसले हों। हम दुनिया की 7 एटॉमिक जो ताकतें हैं उनमें से एक हैं। जी, फवाद चौधरी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। पहले तो वो कह रहे थे कि जनाब जब रशिया चला गया तो बताए बगैर चला गया, अमेरिका ने जब जिनेवा अकॉर्ड के बाद यहाँ से गया तो पाकिस्तान को बीच मझधार में छोड़ के चला गया। लेकिन अब जो है वो पाकिस्तान की मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता। अभी भी अमेरिका जो है जिस तरह रात की तरीकी से उड़ के रवाना हो गया, तो मतलब किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है कि वो उसने ऐसे बयान उसने जो बाइडेन ने कॉल की थी जेलम, और उसने कहा था वो माई का लाल किधर है, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। अच्छा, तो माई के लाल ने गुफ्तगू की थी, तो इसके बाद माई के लाल ने हमें बता दिया। मतलब आप सोचा करो यार, आप कि आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे गुफ्तगू कर रहे हो। आप जेलम सराय आलमगीर की बात नहीं कर रहे हो, दरिया जेलम की वो पुल है वो नहीं है ये। अच्छा, सिचुएशन ये तो नॉन सीरियस था, पीटीआई के तर्जमानों से सीरियस की तवक्को या बस समझ। अच्छा, सोच इतने कॉम्पिटेंट तर्जुमान साहब, आप ऐसे ही कह रहे हैं कि नॉन सीरियस। क्या बात है, क्या बात। एक से एक सर देखे ना। और सर मैं आज सुबह एक जगह पे गुफ्तगू कर रहा था किसी टीवी चैनल पे, कम से कम 5 दुनिया के निजाम से इमरान खान साहब का अभी तक पसंद आ चुके हैं। तुर्की का आ चुका है, मलेशिया का आ चुका है, चीन का आ चुका है, यूरोप का 5, रियासत मदीना भी आ चुका है, ये सारे आ चुके हैं। अब मुझे समझ आती है उनको मिला के एक दिन 12 मसाले की चाट बनेगी कब। छोड़ें इसको, बस ये सीरियस, मैं आप सीरियस लेने छोड़ दिया इन सारों को। देखिए, अफगान सिचुएशन ऐसी है उस्मान साहब, जिसने पूरे खित्ते को इस वक्त दहला के रखा हुआ है, और हम सीरियस नहीं सोच रहे। अगरचे के कुछ लोग ऐसे हैं जो वाकई सीरियस सोच रहे हैं, क्योंकि अफगान सिचुएशन के बाद जो कुछ होने वाला है या होगा वो इतना एब्रप्ट भी होगा और इतना अचानक भी होगा और बाज़ खौफनाक भी हो सकता है। सही। देखिए, सबसे ज्यादा जो खतरा था वो था उन मुल्कों को जो तालिबान के खिलाफ मदद करते थे। सबसे पहले उन्होंने अफगानिस्तान में तालिबान के साथ अपने तल्लुकात उस्तवार करने की कोशिश की है और अपना जो है अपना रास्ता बनाने की कोशिश की। मसलन ताजिकिस्तान पे ये इल्ज़ाम था कि हम लोग वो थे कि जिन्होंने तालिबान के मुखालिफ मदद, शुमाली इत्तेहाद की मदद की। अमेरिका उनका रास्ता इस्तेमाल करके दाखिल हुआ था। काबुल शहर में अमेरिका उन्हीं के कंधों पर सवार होकर दाखिल हुआ, उन्हीं का रास्ता इस्तेमाल किया, उन्हीं की गाड़ियां इस्तेमाल की। फिर उन्होंने खास तौर पे अमेरिकन अफवाज को फिजिकली एंटर होने की, पाकिस्तान ने फिजिकली एंटर होने की इजाजत नहीं दी थी, उन्होंने फिजिकली एंटर होने की इजाजत दी। ताजिकिस्तान का मसला। दूसरा, उज़्बेकिस्तान के मसले में यह था कि जो उज़्बेक थे, खास तौर पे दोस्तम वगैरह दूसरे से, उनकी जो है सारी की सारी रिहाइश गाहें जगह वो वहाँ पर होती थी, समरकंद में, बुखारा में, ताशकंद में, इन जगहों पे। तो उन्होंने भी अपने आप को किसी न किसी हद तक ठीक करने की कोशिश की। ईरान पे उस वक़्त से इल्ज़ाम है जब 1999 के अंदर उनके सफारतकार मारे गए थे मज़ार शरीफ में, जो कि कहा जाता था कि मास्तारान हैं और अफगान ने मारे थे, जंग के ब्रिंक पे आ गए थे, फिर आहिस्ता से जंग। तो उस वक्त से तालिबान ये समझते थे कि इस पूरे इलाके को उन्होंने मदद की है और छुप के की है, वादे की है, सब कुछ किया है। और उसके बयानात मुस्तकिल 20 साल आते रहे, कोई ढकी चुकी बात नहीं। ये तमाम ममालिक में से इंडिया वो वाहिद ऐसा मुल्क था जो रह गया था।
ताजिकिस्तान ने अपने बॉर्डर बंद कर दिया था, उसने कोई इंटरप्रिटेशन की। ईरान ने हिज़्ब वाहिद को कहा कि आप तालिबान के साथ दो। उज़्बेकिस्तान ने कहा कि बिल्कुल ठीक है दोस्त, तुम चाह, तुर्की बैठ गया। इंडिया ने उसके साथ साथ 3 जहाज भेजे और जहाज आके जो है वो आके इस पे उन्होंने अटैक किया, जिस पे पर सुहेल शाहीन ने बाकायदा मुकम्मल तौर पे कम से कम 3 मिनट का स्टेटमेंट दिया कि आप एक चेहरा रखो, ये बार बार इस तरह के चेहरे मत रखो जिस तरह के साथ। उसके ऊपर खान साहब ने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई। अब इस कॉन्फ्रेंस में इनवाइट किसको कर रहे हैं? अफगान गवर्नमेंट। हामिद करज़ई सबसे पहला फोन किया है करज़ई साहब को, अफगान गवर्नमेंट को किया है। करज़ई साहब की हैसियत ये है कि मैं जब असिस्टेंट कमिश्नर चमन था तो इतना सा इनका ट्राइब होता था। एक भाई इनका डॉक्टर था, वो वहां पर कोयटा शहर में सैटेलाइट टाउन में वो प्रैक्टिस करता था। और ये ट्राइब के लिए, इतने से ट्राइब के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के UNHCR के जो था ना कमिश्नर, उससे वजीफे मांगते थे, फिरते थे, और ये उनकी हैसियत थी। अंग्रेज और उसका भाई जो था वो कहता था कि आइंदा अगर अफगानिस्तान में कुछ हुआ तो मेरा भाई जो है वो सदर बनेगा, और हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अफगानिस्तान में कुछ होने वाला है, लेकिन वो हो गया, उसका भाई सदर बन गया। तो मैं खान साहब को बिल्कुल नहीं पता, खान साहब यही समझते हैं नहीं वसीउल बुनियाद हुकूमत उन्हीं से उनको शामिल करके बनेगी ना। पहली बात है, आप कौन होते बनाने वाले? अफगानिस्तान में तालिबान जाने, वो जाने वसीउल बुनियाद बनाते फिर। आप पेंटागन हो, आपके पास पावर क्या है, आपको ताकत क्या है? क्या कोई ताकत नहीं है हमारे पास? कतन नहीं, कतन नहीं है। अगर आपने उनको पनाह दी है, और ये साहब यहाँ तो किसको पनाह दी? किसी आपने तालिबान को था। देखिए वो महाजिर, पहली बात है कि वो महाजिर चले आ रहे हैं 1979 से, और महाजिर जो है वो उनको वापस जाने की अब जरूरत नहीं है। अकबर बुगटी साहब के पास हम बैठे हुए थे, तो उनसे पूछा ये महाजिरीन जाएंगे कि नहीं जाएंगे? कहते महाजिर मदीना से वापस नहीं गए, तो ये तो मतलब वो सेटल हो जाते हैं, बेहतर है। महाजिरीन तो ज़ाहिर बात है पाकिस्तान की इकोनॉमी में से। और एक बात है कि हमने महाजिरीन को गाली बना दिया है पाकिस्तान के अंदर। बलोचिस्तान की कराची से लेके कोयटा तक फसलें आबाद ना होती, वहां पर खेत ना लगते, महाजिर वर्कर काम ना करता। उन्होंने क्या क्या को आपका पूरा बलूचिस्तान आबाद करके रख दिया। छोड़ दे इस बात को, खैर लंबी बहस हो जाएगी, लेकिन समझ रहे वो महाजिरीन तो वो जंग की वजह से आए हैं। नहीं तो क्या हल? क्या अगर देखें आप अफगान हुकूमत को नहीं शामिल करते, फिर कौन से ऐसी शख्सियात हैं जो तालिबान अपने साथ अकोमोडेट करते? तालिबान कहते, तालिबान देखे, तालिबान की स्ट्रेटेजी 3 तरह की स्ट्रेटेजी समझे। तालिबान की पहली स्ट्रेटेजी ये है कि वो उन्होंने पूरे के पूरे बॉर्डर्स को जिस वक्त कंट्रोल कर लिया, तो तमाम ममालिक तालिबान के सामने आके बैठ गए। उसके बाद तालिबान ने पाकिस्तान के बॉर्डर को सिक्योर किया, पाकिस्तान अभी तक अपने उसी में अंदर है। उसके बाद उन्होंने तमाम जितने भी देहात थे वो सारे के सारे कंट्रोल कर दिए। अब 2 सोर्स ऑफ इनकम होते हैं किसी शहर की सर्वाइवल के। एक होता है कि गांव से सब्जियां आती हैं, फल आते हैं, गोश्त आता है, ये सारी चीजें शहर को सप्लाई होती हैं। और दूसरा ये होता है कि शहर को बाकायदा बॉर्डर एरिया से जो कस्टम ड्यूटी रेवेन्यू आता है वो पैसे मिलते हैं आपके। अमेरिका ने कहा कि मैं तो अभी तक नहीं देता हूं पैसे आपको। अच्छा, ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि आपके पास अगर आपने काबुल से जाना है, आपने जाना है लखमान जाना है, तो आपको हेलीकॉप्टर से जाना पड़ेगा, बीच में तालिबान बैठे हुए हैं। जहाज से जाना, आपको मजार शरीफ जाना है तो आपको हेलीकॉप्टर पे जाना पड़ेगा, आपको लश्करगाह जाना है आपको हेलीकॉप्टर पे जाना पड़ेगा, आपको कंधार जाना है। तो शहर जो है वो बेसिकली एक ड्रॉप प्लेस बन गए हैं कि या तो आप छतरियां पे कमांडोज लें और वो फेंक। तो तालिबान ने इस वक्त एक वर्चुअली पूरे के पूरे अफगानिस्तान को कंट्रोल कर लिया है, और वो समझते हैं कि हम शहर में दाखिल ना हो। अच्छा। इसलिए शहर में दाखिल ना हो कि शहर में दाखिल होंगे तो क्या बात है, थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस होगी, शहर के लोग खुद सरेंडर कर दें तो। और तालिबान कहते हैं हमें कोई जल्दी नहीं। अच्छा, 2 अरब रुपया पाकिस्तानी करेंसी ये भी है। अच्छा। और जिस काम के लिए यूज हो रही थी NDS और बाकी जितने भी, अब देखिए किस जगह पे यूज हो रही थी? चमन में। चमन। अब चमन से क्या होता था? चमन में एक तारीख है, और चमन की तारीख शुरू होती है 1974 से। 1974 में इस चमन, दोबंदी, गड़ंगपुल, नीचे गुलिस्तान और ऊपर तक जो इलाका है जिसमें कमरुद्दीन कारेज है, यहां से बलोच, इंसर्जेंट और पश्तून दोनों, महमूद खान अचकज़ई साहब के वालिद मोहतरम के ज़माने की बातें हैं, जब इंसर्जेंसी शुरू हुई थी उस समय में वो तो साथ थे, लेकिन उनके मुकाबले में नैब के जो लोग थे वो वहाँ से चले गए थे। अफरासियाब खटक के लोग थे, ये उस वक्त वहाँ गए थे इसी स्पिन बुल्दक के इलाके में जहाँ से करेंसी पकड़ी गई है, वो ऑपरेट करते थे, धमाके होते